दोस्तों नमस्कार। यह चुनाव जनता का है। 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे तरीके से जनता का ही है। और जनता के चुनाव का मतलब यह होता है कि इस देश के भीतर मीडिया का चाहे जितना भी शोर हो, प्रधानमंत्री चाहे रैली दर रैली करते चले जा रहे हों, विपक्ष की एकजुटता इस देश के भीतर लोकतंत्र और संविधान को लेकर सवाल खड़े करते हुए सत्ता को कटघरे में चाहे खड़ा कर रही हो। लेकिन इस देश के भीतर जनता को जब इस बात का एहसास हो जाता है, जिन बातों को रखा जा रहा है वो बातें उनके अपने जीवन से जुड़ी हुई है ही नहीं, तो फिर इस देश में कौन सी राजनीति और किसकी जीत और किस परिवर्तन का जिक्र किया जाए। लेकिन यह एक ऐसा चुनाव पहले चरण में ही तब्दील हो गया जिसने इस देश के भीतर में इससे पहले के तमाम चुनावों के बिल्कुल उलट एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसमें भारत की राजनीति, जो बीते दो चुनाव में बहुमत के साथ सत्ता पाने की दिशा में बढ़ रही थी और इस बार 400 पार का नारा लगाते हुए भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना दिखा रही थी, उसी रथ के पहिए को एक झटके में जनता ने अपने घरों से ना निकलकर क्या यह बतला दिया कि हमें आपकी बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, या इस दौर में राजनीति जिस दिशा में बढ़ चुकी है ऐसी स्थिति को हम किसी भी हालत में स्वीकार करेंगे नहीं। क्योंकि यह पहली बार हुआ है 2% से लेकर 10% तक, जी 2% से लेकर 10% तक वोटिंग एक झटके में कम हो जाए। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कम से कम 21वीं सदी में अगर आप देखेंगे तो 2004 का एक ऐसा चुनाव था जिसमें उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जिक्र कर रहे थे शाइनिंग इंडिया का। भारत चमकेगा किस रूप में और चमकता दमकता भारत दुनिया के सामने किस रूप में होगा। लेकिन एक झटके में पहली बार 2% वोट कम हो गए। 1999 में 60% वोट पड़े थे, 2004 में वह लोकसभा चुनाव में घटकर 58% आ गए और एक झटके में इस देश के तमाम राजनीतिक दलों की जो सीटें थी वो कमोवेश एक बराबर रेंगने लगी और गठबंधन की सरकार इस देश में आकर खड़ी हो गई। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा तो 2014 ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसमें तकरीबन 8.5% वोट एक झटके में बढ़ गए। और अगर इन तमाम दस्तावेजों को आज आप परखना शुरू करेंगे और आज के दिन जो वोटिंग हुई है उसको एक साथ रखेंगे तो हो सकता है आपके जहन में आज यह सवाल खड़ा हो जाए, तो क्या वाकई राजनीतिक दलों का शोर इस देश की जनता को अब अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि राज्य दर राज्य की स्थिति को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में इससे पहले के चुनाव में इन्हीं सीटों पर, जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई है, 66.61% वोटिंग हुई थी, लेकिन आज वो घटकर 57.54% पर आ गई, यानी तकरीबन 9% वोट कम हो गए। बिहार में 53.6% वोट 2019 में पड़े थे। इन्हीं सीटों पर जो आज 4 सीटों पर वोटिंग बिहार में हुई है वो घटकर 46.32% हो गए, यानी 7% वोट कम हो गए। राजस्थान में 64% वोट 2019 में पड़े थे, वो घटकर 50% पर आ गए, यानी तकरीबन 14% वोट कम हो गए हैं। मध्य प्रदेश के भीतर 75% वोट 2019 में पड़े थे, वह 63% पर आ गए, यानी एक झटके में 12% वोट कम हो गए। महाराष्ट्र के भीतर 64% वोट उन्हीं सीटों पर, जो विदर्भ की सीट है जिसमें नागपुर भी है, रामटेक भी है, गढ़चिरौली भी है, चंद्रपुर भी है, भंडारा भी है, ये तमाम जगहों पर जो वोटिंग थी तब 64% था, आज वो घटकर 54% हो गया, यानी 10% कम हो गया। यह कल्पना के परे है कि भारत की राजनीति में जो राजनीतिक उफान लोकसभा चुनाव को लेकर शोर में डूबा हुआ था, जनता के भीतर इस बात का असर हुआ ही नहीं। और यह उदासीनता 2-3 बातों का जिक्र बार बार करती है। पहला मैसेज तो यही है कि इस बदलाव से हमें कोई परिवर्तन हमारे जीवन में आ नहीं रहा है।
दूसरी परिस्थिति बताती है कि जो मौजूदा सरकार है उसके प्रति हमारी कोई अच्छी रुचि है ही नहीं, तो फिर घर से बाहर क्यों निकलें। और तीसरी परिस्थिति है जो पॉकेट्स आप चुनेंगे, जैसे अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के दरवाजे से निकलने वाले लोगों की तादाद में उन पॉकेट्स में अंतर नहीं आया। दलितों की बड़ी तादाद घरों से निकलकर आई, लेकिन खास तौर से जो मिडिल क्लास है, जो शहरी इलाका है, जो अपर कास्ट है, जो खास तौर से ओबीसी का भी एक चंक इस दौर में जो राजनीतिक मुद्दे की शक्ल में था, वह भी एक झटके में अलग अलग सीटों पर अलग अलग पॉकेट्स में लगभग 5% तक उसमें कमी दिखाई देने लगी। तो क्या राजनीतिक तौर पर यह 2004 की दिशा में बढ़ती हुई परिस्थिति है? क्योंकि 2004 में 58% वोट पड़े थे, उससे पहले के चुनाव में 60% पहली बार नीचे आए थे। 2009 में 58% रहा, कम नहीं हुआ अगर बढ़ा नहीं तो, लेकिन 2014 के चुनाव में वो 66% चला गया, 2019 में वो 67% चला गया। और पहले चरण की रफ्तार बतला रही है कि अगर 2019 में 67% वोटिंग हुई थी, अगर इसी हिसाब से अगले 6 चरणों में वोटिंग होगी तो यह वोटिंग एक तरीके से लगभग 58-59% या मैक्सिमम 60% पे आके रुक जाएगी। यानी 6 से 7% वोट एक झटके में जो कम होंगे, उसमें 400 पार का नारा कहां पर गायब हो गया, यह शायद आप सोचते रह जाएंगे। वोटिंग परसेंटेज कहीं बढ़ा तो वो वेस्ट बंगाल में जिन 3 सीटों पर वोटिंग हुई, उन तीनों सीटों पर बीजेपी की मौजूदगी है। वहां पर 2019 में 66% वोटिंग थी, इस बार वो 77% है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही आपके जहन में आएगा जहां पर वोटिंग बढ़ी है। वो नॉर्थ ईस्ट के भी राज्यों को चलते चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश में तब 82% था, इस बार 63% है। असम में तब 81% था, आज 70% है। मणिपुर जो हिंसा से प्रभावित इलाका रहा और आज भी वहां पर गोलियां चली, वो मणिपुर 82% वोट के साथ 2019 में खड़ा था, आज वो 67% पे खड़ा है। तमिलनाडु तक में 72% की वोटिंग थी जो घटकर 62% पे आ गई। उत्तर प्रदेश 59% पे था जो घटकर 57% पे आ गया। छत्तीसगढ़ 71% पे था जो घटकर 63% पर आ गया। उत्तराखंड जो 61% पे था वो घटकर 53% पे आ गया। ये मैसेज राजनीतिक तौर पर इस देश के लिए जनता के साथ सरोकार कैसे खत्म हो चले हैं उसे खुले तौर पर बता रहा है। तो क्या एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन इस देश के भीतर में 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के साथ आपके सामने आने वाला है? और जनता यही चाहती है। इस दौर में आप चाहे जितनी रैलियां कर लीजिए, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग हो रही थी, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में भी भाषण दे रहे थे। वोटिंग तो महाराष्ट्र में भी हो रही थी, नागपुर से सटा हुआ वर्धा है, प्रधानमंत्री आज वहां भी भाषण दे रहे थे। तमाम जगहों पर अगर आप परखें तो राजनीतिक तौर पर भाषणों के शोर और मीडिया के शोर ने लोगों को परेशान कर दिया। लेकिन इन तमाम परिप्रेक्ष्य में आप लौटिए 102 सीटें जो जहां पर आज वोटिंग हुई है, उन 102 सीटों में से बीजेपी ने 40 सीटें पिछली बार जीती थी। और आपको जानकर हैरत होगी, जो एनालिसिस निकलकर आया है, हमारी पूरी टीम ने किया है, जो वोटिंग पैटर्न के लिहाज से समझा है, उसमें इन 40 सीटों में से 16 सीटों पर बीजेपी को परेशानी पैदा हो रही है। यानी एक झटके में 16 सीट उसके लिए चुनौतीपूर्ण है या मुश्किल हालात में है। राजस्थान की 11 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार 5 सीटों पर संकट है। उत्तर प्रदेश में जिन जगहों पर वोटिंग हुई उसमें से 8 में से 3 सीटें पिछली बार जीती थी। एक सीट पर खुल्लम खुल्ला जो मुजफ्फरनगर की सीट है वहां संकट है, 2 सीट पर चुनौती है। यानी रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। मध्य प्रदेश में 5 सीट जीती थी, जिन 6 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है उसमें 2 सीट उसके लिए बड़ा मुश्किल सबब मध्य प्रदेश में हो गया है। उत्तराखंड के भीतर भी 2 सीटों को लेकर संकट है। महाराष्ट्र के भीतर 5 में से 3 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी, वहां 2 सीटों का संकट है। असम में 4 सीटें जीती थी, जो 5 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है उसमें 4 में से 2 का संकट है। बिहार में भी जिन सीटों पर पिछली बार वह चुनाव जीती उसमें उसकी एलजेपी और जेडीयू दोनों सहयोगियों के पास सीट था। बीजेपी के पास तो 1 सीट था,
वहां पर भी उसको मुश्किल है। इस बार एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर पश्चिम बंगाल के भीतर भी कूच बिहार में, जहां से जीते हुए उम्मीदवार इस देश के गृह राज्य मंत्री के तौर पर हैं, उनके सामने भी मुश्किल सबब इस दौर में है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तमाम जगहों पर एक एक सीट का संकट है उनके सामने, और अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटें जीती थी, उसमें भी 1 सीट का संकट है। तो यह स्थिति लगभग 16 सीट मुश्किल हालात में बीजेपी के लिए खड़ी हुई है। आज जब वोटिंग हो रही थी, हम उसमें राज्यवर राज्य आए आपके सामने। पहले समझ लीजिए, मणिपुर के विष्णुपुर में फायरिंग हुई, बंगाल के कूच बिहार में हिंसा हुई, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ जिसमें कमांडेंट और जवान घायल हो गया, नागौर में ज्योति मिर्धा और बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए, चूरू में पोलिंग एजेंट पर हमला हो गया, जो सदलपुर के गांव रामपुर रेणु थे वहां पर यह हमला हुआ, नागपुर, वो भी नॉर्थ नागपुर में एक दलित युवक ने ईवीएम का ही विरोध किया, उस पर शाही छींट डाली और नारे लगाने लगा ईवीएम मुर्दाबाद। नागपुर शहर में मोमिनपुरा के इलाके में बड़ी तादाद में मुस्लिम तादाद जो थी, महिलाओं की थी, वह पहुंच गई कलेक्टर के ऑफिस में बताने के लिए कि देखिए हमारे नाम इसमें क्यों नहीं है। चंद्रपुर में रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी को कैसे मदद कर रहा है, बाकायदा पर्चा के जरिए वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया और उनके तमाम कार्यकर्ता वहां पर जमा हो गए। इन परिस्थितियों के भीतर अगला सवाल, राज्य दर राज्य अगर परिस्थिति में लाइएगा तो सबसे बड़ा सवाल राजस्थान के भीतर का है। हालांकि राजस्थान में वोटिंग इस बार तकरीबन सबसे ज्यादा 16% कम हुई है पिछली बार की तुलना में, और यह मैसेज अपने आप में काफी है कि वहां पर कुछ दिनों पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे और चंद दिनों के बाद अब लोकसभा चुनाव है, तो क्या लोकसभा चुनाव में कोई रुचि नहीं है? वसुंधरा राजे सिमट गई झालावाड़ में अपने बेटे को लेकर, और ऐसे में वो राजनीति जो क्षेत्रीय तौर पर होती थी वो एक झटके में गायब हो गई। इसीलिए जो सीट निकल कर आ रही है उसमें दौसा, करौली, भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, इन तमाम जगहों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों को बदल दिया, और इन तमाम कैंडिडेट जो बदल गए, इन तमाम सीटों पर उनके सामने मुश्किल है। दौसा में कन्हैया लाल मीणा हो, करौली में इंदू देवी जाटव हो, भरतपुर में राम स्वरूप कोली हो, चूरू में देवेंद्र झांझरिया हो, झुंझुनू में शुभकरण चौधरी हो, अलवर में भूपेंद्र यादव हो, और जयपुर ग्रामीण में राजेंद्र सिंह हो। सबके सामने संकट है, ये थोड़ा समझना होगा। जयपुर ग्रामीण में याद कीजिए उस समय राज्यवर्धन राठौड़ चुनाव लड़े थे, इस बार वो विधानसभा में चले गए। तो यह जो घालमेल की स्थिति थी, 6 सांसदों को विधानसभा में उतारा गया था राजस्थान में, 3 जीत गए, 3 हार गए थे। तो एक सत्ता के विरोध के स्वर संयोग से विधानसभा में जिन लोगों ने जी लिया, अब उनके सामने सवाल था कि अब राजस्थान के भीतर किस तरीके से वोटिंग की जाए, और इसीलिए 15-16% वोट एक झटके में गिर गया। सवाल यह है कि जिन 40 सीटों पर बीजेपी जीती उसमें मुश्किल हालात कहां पर किस रूप में? मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत, इन 3 सीटों को बीजेपी ने जीता था, और संयोग ऐसा है कि इन तीनों सीटों को लेकर बीजेपी के सामने मुश्किल हालात हैं। पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटा, जितिन प्रसाद आ गए, लेकिन उनके अनुकूल वोटरों का ही मन नहीं है, तो वोटिंग परसेंटेज झटके में गिर गया। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान को बार बार कैमरे के सामने, जो मीडिया हाउस आता था उसके सामने माइक पे खड़े होकर कहते थे निकलिए तो बाहर, वोट कीजिए जरूर, क्योंकि वो समझ रहे थे कि उन इलाकों में जो खास तौर से मुस्लिम और दलित हैं वो बड़ी तादाद में वोटिंग डाल रहे हैं, और बाकी जगहों पर अगर उदासीनता है तो फिर राजनीतिक तौर पर यह एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशली हार है। सामाजिक तौर पर समुदाय जब आपको नेग्लेक्ट करने लगे तो वो उसकी हार है। और बड़ी वजह तो यह भी है कि संजीव बालियान ने पिछले चुनाव में जिस शख्स को हराया था उस शख्स की पहचान राष्ट्रीय तौर पर है, अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी चरण सिंह, जिनको इस दौर में सम्मान दिया गया, भारत सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनके बेटे को हराया था। और अजीत सिंह के बेटे इस दौर में संजीव बालियान के साथ घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वोटिंग बढ़ा नहीं पाए, अपने अनुकूल चीजें कर नहीं पाए। तीनों सीटों का संकट है। कैराना में प्रदीप कुमार के सामने भी संकट है, वहां पर इकरा हसन चुनाव लड़ रही है।
अब यहां पर कई सवाल हैं कि अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति बन सकती है। यहां पर रखिए तो ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश, अब आपको हम लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में जो स्थिति नकुल नाथ की है वही स्थिति फग्गन सिंह कुलस्ते की है। दोनों ही सांसद हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के भीतर कमलनाथ एक अपने वर्चस्व और अपनी जमी को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संकट यह है कि बेटे को वो जिता पाएंगे, यह एक मुश्किल सबब है। वहां पर भी वोटिंग कम। मांडला में फग्गन सिंह कुलस्ते, इनके मुश्किल हालात तो विधानसभा चुनाव के वक्त ही नजर आ गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन्हें उतारा गया और सीट को बदला गया। कांग्रेस की तरफ से ओंकार सिंह मरकाम को इस बार नए उम्मीदवार के तौर पर लाया गया और यह मुश्किल मंडला के भीतर बीजेपी के सामने आ गई। जबलपुर में आशीष दुबे और दिनेश यादव दोनों ही अपने तौर पर नए कैंडिडेट के तौर पर सामने हैं, लेकिन बीजेपी की मुश्किल जबलपुर तक में आ गई। तब सवाल है कि जो आदिवासी इलाके बालाघाट, शहडोल और सीडी है, वहां पर चुनौती है। ऐसा नहीं है कि दो उम्मीदवार आपस में टकरा रहे हो, किसी की कोई पहचान हो, कोई पहचान नहीं है, क्योंकि यह चुनाव चाहे अनचाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के इर्द गिर्द आकर सिमट गया है। एक 2047 में भारत को विकसित बनाने की दिशा में है, दूसरा शख्स इस देश को पैदल नापते हुए इस देश के भीतर के उन जमीनी मुद्दों और मुश्किलों को उभार रहा है, जिसके जरिए चाहे अनचाहे यह चुनाव पूरे तरीके से मोदी के चेहरे और राहुल की सोच के इर्द गिर्द आकर सिमट गया है। यानी कोई मायने नहीं रखते हैं कि सीधी में राजेश मिश्रा हैं और उनके सामने कांग्रेस के कमिश्नर पटेल हैं। शहडोल में हिमाद्री सिंह, यह पिछली बार भी थी, इनको नहीं बदला गया, लेकिन कांग्रेस ने फुंदेलाल सिंह मार्को को उतार दिया। लेकिन बालाघाट में दोनों नए उम्मीदवार हैं। भारती पारदी बीजेपी ने उतारा, अशोक सिंह सरसार को कांग्रेस ने उतारा, लेकिन उम्मीदवार से ज्यादा सवाल राजनीतिक दल और उसकी सोच का आ गया। और दोनों सोच को लेकर जनता के भीतर उदासीनता, तो लगभग 7% वोट नीचे आ गया। पश्चिम बंगाल के भीतर जो हम जिक्र आपसे कर रहे हैं कूच बिहार का, जहां से निशित प्रामाणिक ने पिछली बार चुनाव जीता था, इस बार भी वही खड़े हैं। लेकिन पिछली बार और इस बार की मुश्किल सबसे बड़ी यह है कि उस दौर में जो जीत मिली थी निशित प्रामाणिक को, वह बहुत बड़ी जीत नहीं थी। 6,77,000 टीएमसी के उम्मीदवार को वोट मिले थे और 7,31,000 निशित प्रामाणिक यानी बीजेपी को वोट मिले थे, जो एनडीए के तौर पे था। लेकिन उस दौर में याद कीजिएगा तो यूपीए और एलडीएफ, लेफ्ट फ्रंट, दोनों एक साथ खड़े थे और उनके पास भी लगभग 70,000 वोट थे। इस बार कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनली वोटर जो है उसने मान लिया है कि यह दो तरफा ही चुनाव है, इसमें किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को आपको कोई स्पेस नहीं देना है। तो लेफ्ट फ्रंट हो और कांग्रेस हो, उसको कोई स्पेस मिल पाएगा, यह बेहद मुश्किल बात है। सवाल सिर्फ इतना है कि परसेंट ऑफ वोट पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, तो यह बीजेपी के हक में अगर है तो फिर मानकर चलिए पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, जिसमें बीजेपी लीड करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर यह सत्ता के पक्ष के वोट है, जो वहां पर ममता बनर्जी जो बार बार टकराती है, तो फिर एक झटके में जितनी सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी, वो आधी से भी कम पर आ जाएगी। यह स्थिति पश्चिम बंगाल के भीतर की है और खास तौर से जलपाईगुड़ी में, जहां पर डॉक्टर जयंत राय, उनके सामने निर्मल चंद्र राय हैं, लेकिन उनके खिलाफ देवराज वर्मन, यानी त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनाई गई है। लेफ्ट ने यहां पर देवराज वर्मन को खड़ा किया है। कूच बिहार में कांग्रेस का कैंडिडेट है तीसरे उम्मीदवार के तौर पर। अलीपुर द्वार में आरएसपी का कैंडिडेट है तीसरे कैंडिडेट के तौर पर। जलपाईगुड़ी में सीपीएम का कैंडिडेट है तीसरे पार्टी के तौर पर। लेकिन थर्ड पार्टी को लेकर कोई मैटर नहीं और परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ने का मैसेज बहुत साफ है, जिताया जाए या हराया जाए। और संयोग ऐसा है कि दोनों सत्ता में है, एक केंद्र की सत्ता में, एक राज्य की सत्ता में। तो राजनीतिक तौर पर पश्चिम बंगाल आपको चौंकाएगा। लेकिन जैसे ही आप बिहार में घुसेंगे, वैसे ही आपके सामने सवाल होगा। एक सिर्फ गया की सीट को अगर छोड़ दीजिए, जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के हैं, इस दौर में एनडीए के साथ हैं, यानी बीजेपी के साथ हैं, उनका पलड़ा मजबूत है, उनके खिलाफ कुमार सर्वजीत कमजोर है। लेकिन इसके अलावे नवादा में विवेक ठाकुर और श्रवण कुमार का मुकाबला। विवेक ठाकुर पिछली बार यहां से चंदन सिंह जीते थे, यह पासवान की पार्टी एलजेपी के हुआ करते थे। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया। और दूसरी तरफ विभा देवी जो पिछली बार आरजेडी की थी, उन्होंने बदलकर श्रवण कुमार को लिया है। यह नवादा की सीट बीजेपी के लिए फंस गई है।
मुश्किल है उसके लिए। जमुई की सीट अपने बहनोई को दे दिया चिराग पासवान ने अरुण भारती को, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार में दे दीजिए और एक तरफ परिवारवाद का नारा प्रधानमंत्री लगा रहे हो और यहां परिवारवाद हो तो चीजें अनुकूल हो जाएंगी। दूसरी तरफ लालू यादव भी परिवार का ही विस्तार कर रहे हैं, पासवान के जरिए भी परिवारवाद का ही विस्तार हो रहा है और प्रधानमंत्री परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। तो जनता के जहन में कौन से सवाल होंगे? इन सवालों के अक्स तले वोटिंग परसेंटेज 8% कम हो गया। तो राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इस देश के भीतर कभी रही नहीं होगी जब आप देखेंगे कि फंस गया। तो ऐसे में औरंगाबाद फंस चुका है, नवादा मुश्किल में है, जमुई संकट में है, गया में जीत पक्की है, यह बिहार का आकलन निकल के आता है। जब आप उत्तर प्रदेश के भीतर आएंगे, उत्तर प्रदेश से पहले हमको लगता है महाराष्ट्र एक क्षण के लिए देख लेना चाहिए। महाराष्ट्र के भीतर में रामटेक में राजू पर्वे जो शिवसेना के हैं, श्याम कुमार बर्वे जो दूसरी तरफ कांग्रेस के हैं, यह एक ऐसा टक्कर का मुकाबला है जिसके जरिए कह सकते हैं कि यहां चुनौती एक दूसरे को बराबर की है। लेकिन वोट परसेंटेज कम गया, जो मैसेज बहुत साफ देता है। इससे पहले इस सीट पर, रामटेक की सीट पर कुरपुल तुमाने शिवसेना के थे, वही जीते थे और यह एक मुश्किल हालात है। और सबसे बड़ी बात है, इन पूरे क्षेत्र में जिस विदर्भ के भीतर है वहां पर एक मजबूत जाति के तौर पर कुणबी जाति, जो ओबीसी की जाति है, जो किसानी से जुड़ी हुई है, वो एक मजबूत ताकत के साथ उभरी है। दलितों की मौजूदगी है, मुस्लिमों की मौजूदगी है, लेकिन इन सब के बीच इसका असर रामटेक ही नहीं बल्कि भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नागपुर तक में है। लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे नितिन गडकरी, हर इंटरव्यू में जिक्र आज कर रहे थे कि देखिए परसेंट ऑफ वोट बढ़ना चाहिए, लेकिन नागपुर में परसेंटेज वोट घट गया है। तो इसका एक मैसेज तो साफ है कि नितिन गडकरी की लोकप्रियता उन्हें जिता तो देगी, लेकिन मार्जिन पहली बार 1 लाख के नीचे आ जाएगा। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति भी इस दौर में है। हालांकि नागपुर के भीतर बड़े सवाल थे मुस्लिम समुदाय के लोगों के कि हमारा नाम ही नहीं है, और जो उनके परिवार के लोग की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम उन्हें नजर आ रहा था, कुछ कोविड में नहीं रहे, उनका नाम नजर आ, शिकायत कर रहे थे और कलेक्टर के ऑफिस पहुंच गए। तो क्या ये मैनेज चीजें की गई है? लेकिन चंद्रपुर एकमात्र सीट कांग्रेस के पास पिछली बार थी जिसमें सुरेश धानोरकर थे। इस बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, चूंकि वह नहीं रहे तो पत्नी प्रतिभा धानोरकर को टिकट दिया गया और सामने सुधीर मुनगंटीवार। लेकिन मुनगंटीवार के प्रभाव राजनीतिक तौर पर कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन वह विधानसभा तक था। मसला लोकसभा के क्षेत्र के दायरे में जो तमाम 5 और विधानसभा की सीटें आती है वहां पर बीजेपी की स्थिति नाजुक, और सवाल किसानों से जुड़े, कुणबी समाज से जुड़े, आदिवासी से जुड़े, इन सवालों का जवाब मिल नहीं पा रहा है। तो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के भीतर है। उत्तर प्रदेश के भीतर की परिस्थिति को अगर आप परखेंगे तो संजीव बालियान के लिए मुश्किल है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर में चंदन चौहान आरएलडी की टिकट पर लड़ रहे हैं, लेकिन हमने कहा ना सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो गई, बीजेपी ने मान लिया कि जैसे ही जयंत चौधरी उनके साथ आ गए, आरएलडी साथ आ गई, तो वोटर भी शिफ्ट हो गया। लेकिन इस पूरे इलाके में वोटरों में इस बात को लेकर उदासीनता आ गई कि किसान आंदोलन कर रहा है, गन्ना किसानों के सामने मुश्किल है, सरकार शुगर मिल मालिकों को पैसा देती है, गन्ना किसानों को नहीं देती है। इस मुश्किल हालात के भीतर, इस क्षेत्र के भीतर भी वोटिंग कम हो गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अलग अलग मुद्दे अलग अलग तबके को प्रभावित कर रहे हैं, और वो प्रभावित करने का तबका राजपूतों में भी आ गया। मेरठ में बकायदा तो पंचायत बैठी, तय किया गया कि नहीं करेंगे वोटिंग, और कई इलाकों में यह नजर आया। मुजफ्फरनगर के भीतर एक पोलिंग बूथ पर 1100 वोट थे, लेकिन राजपूतों की संख्या उसके इर्द गिर्द जो थी सबसे ज्यादा थी, सिर्फ 100 वोट पड़े, बाकी समुदाय वोट डालने नहीं आया। मैसेज है कि जनता के भीतर का गुस्सा है, आक्रोश है, और वो समझ नहीं पा रहा है। राजनीतिक तौर पर जो शोर, मीडिया हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का नेता, सब मिलकर जो लगातार नारे लगा रहे हैं वो बेअसर हो चला है, लोग उससे उब चुके हैं। और ये बात अलग अलग जगहों पर नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ वो तबका जो मौजूदा राजनीतिक सत्ता के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, वह दिखाने की स्थिति में देखिए हम साथ खड़े। और यह नजारा अपने तौर पर सहारनपुर में नजर आया, जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। सहारनपुर में इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता हैं, और वहां पर पिछले दिनों जब
प्रियंका गांधी वड्रा पहुंची तो कितनी बड़ी तादाद में भीड़ थी, हर किसी ने देखा। वहां पर राघव लखन पान लड़ रहे हैं और सामने इमरान मसूद है। यहां पर बड़ी तादाद में वोटिंग हुई तो यह सीट सहारनपुर भी एक झटके में चुनौती बन गई है, बीजेपी के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रही है। कैराना में पिछली बार की जो स्थिति थी उसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बदल लिया गया और पिछली बार तबस्सुम बेगम को दिया गया था जो कि 92,000 वोट से हारी थी। इस बार कैराना में इकरा हसन को तैयार किया गया और प्रदीप कुमार के खिलाफ वो चुनाव मैदान में है और वहां की जो वोटिंग पैटर्न है वो बताता है, इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा अंतर वोटिंग पैटर्न में नहीं पड़ा। वोटिंग देने में मुजफ्फरनगर में असर पड़ गया, बिजनौर में असर पड़ गया। नगीना जहां पर चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर ओम कुमार और मनोज कुमार के बीच की टक्कर है। चंद्रशेखर किसके वोट काटेंगे यह सवाल आकर खड़ा हो गया, यानी वो चुनाव जीत पाएंगे अपने बूते, यह संभव नहीं लगा। लेकिन यहां पर मनोज कुमार जो समाजवादी पार्टी के हैं उनकी ताकत नजर आने लगी और खास तौर से सवाल था कि उनका एक बड़ा वोट बैंक चंद्रशेखर काटेंगे तो क्या ओम कुमार को इसका फायदा हो जाएगा। यह बात अलग अलग हलकों में, लेकिन फिर वही सवाल, लगभग 2 से 4% वोटिंग का कम होना, यह मैसेज बहुत खराब है। मुरादाबाद में सर्वेश सिंह बीजेपी के और रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के, रामपुर में घनश्याम लोधी और दूसरी तरफ मोहिबुल्ला जो समाजवादी पार्टी के, इन 2 सीटों को लेकर अक्सर आजम खान तय किया करते थे कौन चुनाव लड़ेगा। और ध्यान दीजिए हुआ भी यही। हुआ इसलिए ये क्योंकि मुरादाबाद की सीट को याद कीजिए तो पिछली बार समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने जीती थी। इस बार उनको टिकट दिया गया और टिकट कट गया, उनके बदले रुचि वीरा आखिरी मोमेंट में आ गई। क्या जेल से आजम खान ने इशारा किया और ये सारी चीजें होने लगी। सवाल यह था कि इस उलझन का लाभ मिला या नहीं मिला। यह एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी अपने सांसद को पहले दे दे टिकट फिर काट दे टिकट, यह एक उलझन भरी बात थी। जो कितना अनुकूल बैठेगा यह कहना इस दौर में सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि जो वोटिंग परसेंटेज था मुरादाबाद और रामपुर का, दोनों जगह वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। तो क्या अपने लोकप्रिय नेता को दोनों खोज रहे थे और गायब थे वो, इसलिए घट गया, या फिर दिल्ली की सत्ता ने जो चकाचौंध दिखाई उसको लेकर परेशानी थी। ये सारे सवाल इस दौर में बड़े हो गए। और पीलीभीत जहां जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर वरुण गांधी ने पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, वरुण गांधी का अपना वोटर बाहर नहीं निकला। अपना वोटर से मतलब वो बीजेपी का वोटर भी हो सकता है, लेकिन इस दौर में जिन सवालों को, वो किसानों का सवाल हो, युवाओं का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बहुत ही खुले तौर पर वरुण गांधी लगातार रख रहे थे और जितिन प्रसाद को खड़ा कर दिया गया, लेकिन उनके लिए अनुकूल परिस्थिति यहां पर बिल्कुल नहीं है। यह बताती है परिस्थिति कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर जो बार बार कहा जाता है कि जो पश्चिमी हवा होती है वह उत्तर प्रदेश में एक सियासी जमीन को तैयार कर देती है, तो क्या वो डगमगाने लगी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछली बार जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, इस बार दीपक बैज उनको बदल दिया गया और कवासी लखमा को दिया गया। बीजेपी ने महेश कश्यप को दिया, लेकिन बस्तर के इलाके में बीजेपी कमजोर है, जो इस बार वोटिंग पैटर्न में नजर भी आया। राजनीतिक तौर पर 102 सीटों का आकलन आखिरी 3 मुद्दों को खड़ा कर रहा है। पहला मुद्दा वोटिंग का कम होना, मोदी के 400 पार के नारे और दिल्ली की सत्ता के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी बात, वोटिंग का कम होना और वोटिंग पैटर्न में मुस्लिम दलित का एग्रेसिवली शामिल होना, यह भी मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में बैठी है उसके लिए मुश्किल हालात पैदा कर रही है। और तीसरी परिस्थिति है जनता के भीतर के सवाल, जिनको कोई भी इस रूप में रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहा है कि दरअसल इसके जरिए खड़े होंगे तो जीत जाएंगे। शायद यह एक तीसरी स्थिति है जो पहली बार निकलकर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।